हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम आज बीए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वर्धन वंश पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। वर्धन वंश को किस जाति से संबंधित माना जाता है? वैश्य। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यह राजवंश हूणों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। तो जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में हम। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे? 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में। वैनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। वैनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियों परमभट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तरापथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। ये सब हर्ष की उपाधियाँ थीं। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। हर्ष का शासनकाल। हर्ष ने शशांक, जो गौड़ शासक था, शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। वैनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया। संभवतः ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, गौड़ को बंगाल, मिथिला और उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा थे। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष की किससे युद्ध हुआ? हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें किसकी विजय हुई? पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई और हर्ष की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश का प्रतापी शासक था। किस प्रशस्ति से इसका उल्लेख मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति से। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहां से भगवान बुद्ध का दांत ले आकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल और कांची की विजय की। हर्ष के साम्राज्य में प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया।
कब तक शासन किया? 606 से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया। चूँकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। अब हम हर्षकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेन-सांग के संस्मरण द्वारा मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ह्वेन-सांग हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता है, जिसमें चतुरंगड़ी सेना में क्या था? जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थीं। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। भंडे हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अवंती विदेश सचिव था, जिसके संज्ञा महासंधि विग्राहक थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानी संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ह्वेन-सांग कहता है कि हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगोलिक कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष और बौद्ध धर्म। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री ह्वेन-सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं हर्षकालीन साहित्य। हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरित व कादंबरी। मयूर भी इनके दरबार में रहते थे। इनकी रचना है सूर्य शतक। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों को लिखा था। तो कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की। हर्ष ने किसकी रचना की? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। इस काल में जयसेन नामक विद्वान था, जो स्वयं को कालिदास एवं भास के समान बताता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान
ग्रामाचपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र मतलब जल पंप। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज हर्ष की राजधानी थी, तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए संघर्ष जारी हो गया, तो इसी को कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि इस संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सम्मिलित हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। अब जानते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया। ह्वेनसांग किस मार्ग से भारत आया? स्थल मार्ग से। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। वह चीन से कब चला? 629 ईस्वी में। भारत में लंबे अरसे तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना था। उसने अपना ग्रंथ सी यू की के नाम से लिखा। ह्वेनसांग के ग्रंथ का क्या नाम है? सी यू की। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उसने शूद्रों को किसान कहा था। तो ये रहा आपका वर्धन वंश कंप्लीट हुआ। लगभग जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी आप सभी को मिल गई, इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।